Hello dear students, welcome back in today's class. Today we will read our unit number 6. ठीक है, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं अपने 6 यूनिट को. ठीक है, इसमें जो भी चैप्टर होने वाले हैं 6 यूनिट में वो होंगे आपके ट्रैवल से रिलेटेड. तो यहाँ पर देखो हमें कुछ इमेज दिखाई हुई हैं. सो हमें बताना है कि कौन से वे से चला, ये जो भी इमेज है इनको किस वे में चलाया जाता है. ठीक है, जैसे कि मैच द फॉलोइंग, यानी कि जैसे वाटर वेज है, एयर वेज है, रोड वेज है, तो हमें इन्हें बताना है. ठीक है स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं. सिर्फ और सिर्फ हमें इन्हें मैच करना है. देखो यहाँ पर हमें प्लेन की इमेज है फर्स्ट, तो प्लेन को कहाँ चलाया जाता है, एयर वे में चलाया जाता है ना, तो फर्स्ट को मैच करेंगे हम एयरवेज से. ठीक है, सेकेंड इमेज है हमारी ट्रेन की. ट्रेन को कहाँ चलाया जाता है, ट्रैक पर चलाया जाता है ऑब्वियसली. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आ जाएगी ट्रैक. थर्ड इमेज है हमारे पास एक बोट की. ठीक है, तो बोट कहाँ चलती है, वाटर वे पर, तो ये आ जाएगा वाटर वे. और लास्ट है हमारे पास एक स्कूटर या फिर स्कूटी, ये कहाँ चलाई जाती है, रोडवेज पर. ठीक है स्टूडेंट्स, सो ये तो थे आज का हमारा यूनिट की स्टार्टिंग. अब आ जाते हैं अब हम चैप्टर्स पर अपने. इन ए न्यू क्लास टुडे वी विल रीड ए स्टोरी. द नेम ऑफ द स्टोरी इज द स्टोरी ऑफ द एरोप्लेन. यानी कि हम इस स्टोरी में क्या पढ़ने वाले हैं, एरोप्लेन की कहानी के बारे में पढ़ने वाले हैं. ठीक है, रीड द स्टोरी ऑफ द राइट ब्रदर्स हु इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन. यानी कि इसमें इस स्टोरी में हम क्या पढ़ेंगे, जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने किस चीज़ का आविष्कार किया. इन्वेंटेड मतलब आविष्कार करना. ठीक है, आविष्कार किया उन्होंने, जो पहला एरोप्लेन था उसका आविष्कार किया. ठीक है, नाउ यू कैन फ्लाई टू एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इन नो टाइम. यानी कि अब उसमें बैठकर आप किसी भी वर्ड में, मतलब किसी भी वर्ड की किसी भी पार्ट में, यानी किसी भी संसार के कोने में आप जा सकते हो ना किसी भी टाइम. सो लेट्स स्टार्ट. विल्बर राइट एंड ऑरविल राइट क्रिएटेड हिस्ट्री व्हेन दे आर इन्वेंटेड द फर्स्ट एरोप्लेन. यानी कि जो विल्बर राइट हैं और जो ऑरविल राइट हैं, इन्होंने क्या क्रिएट की, एक हिस्ट्री क्रिएट की, यानी कि एक इतिहास रचा. कब, जब इन्होंने एक आविष्कार किया था एरोप्लेन का. ठीक है, विल्बर राइट और ऑरविल राइट ने एक इतिहास रचा जब उन्होंने एरोप्लेन का यानी कि वायुयान का आविष्कार किया. ठीक है, दे डिजाइन देयर फर्स्ट एयरक्राफ्ट दैट वाज अ स्मॉल ग्लाइडर. उन्होंने सबसे पहले क्या डिजाइन किया था, एक स्मॉल एयर वो ग्लाइडर वो किया जिन्होंने. ठीक है, इन्वेंटेड. तो उसमें क्या किया था इन्होंने, वो बिना इंजन का था. ग्लाइडर उसको बोला जा रहा है क्योंकि उसमें इंजन नहीं था. ठीक है, इट वॉज फ्लोन एज अ काइट. और वो किस तरह से उड़ता था, जैसे कोई पतंग उड़ाई जाती है ना, उस तरह से उड़ता था वो. ठीक है, दे arched the tips of the glider's wings slightly to control its balance and movement. यानी कि उन्होंने जो इन्होंने बनाया था एयरक्राफ्ट, उसके जो पंख जो थे उसको थोड़ा सा आर्च कर दिया, यानी कि थोड़ा सा तिरछा करा उन्होंने, ताकि जो वो ग्लाइडर जो है वो उड़े तो वो कंट्रोल में रहे बिल्कुल अपने, है ना, और उसका बैलेंस जो है वो बिल्कुल भी खराब ना हो. ठीक है, टू गेट अ बेटर आइडिया, यानी कि एक अच्छा आइडिया, यानी कि एक अच्छा तरीका सोचने के लिए द राइट ब्रदर्स स्पेंड आवर्स ऑब्जर्विंग बर्ड्स इन फ्लाइट. यानी कि जो राइट ब्रदर्स थे वो उस फ्लाइट के दौरान क्या कर रहे थे, बर्ड्स जो यानी कि पक्षी जो होते हैं उनको ऑब्जर्व करते थे कि वो किस तरह से उड़ रहे हैं ना. ठीक है, दे नोटिस दैट बर्ड्स सोर्ड अप in the sky and curved surface of their wings help them move up. यानी कि उन्होंने क्या नोटिस किया, जो बर्ड्स जो थी यानी कि जो पक्षी जो थे वो जैसे कि ऊपर की तरफ उड़ान भरते थे ना, वो अपने जो पंख होते हैं उनको थोड़ा सा कर्व कर लेते थे, यानी कि थोड़ा सा झुका लेते थे. ठीक है, बर्ड्स चेंज द शेप एंड फ्लैप्ड देयर विंग्स टू टर्न एंड कंट्रोल देयर स्पीड. यानी कि बर्ड्स जो होती हैं वो अपनी स्पीड को कंट्रोल करने के लिए और बाएं दाएं मुड़ने के लिए, किसी भी तरह से मुड़ने के लिए क्या करती हैं, चेंज करती हैं, यानी कि अपने पंखों का शेप चेंज करती रहती हैं और अपने पंखों को फड़फड़ाती रहती हैं, है ना. बर्ड्स जो हैं ऊपर आसमान में ऊंचा उड़ने के लिए क्या करती रहती हैं, अपने पंखों को फड़फड़ाती रहती हैं और इधर उधर मुड़ने के लिए अपने पंखों को जो है शेप को जो है थोड़ा सा कर्व कर लेती हैं. ठीक है, The Wright brothers thought that they could use the method and change
चेंज द शेप ऑफ विंग्स ऑफ द ग्लाइडर टू फ्लाई इट सक्सेसफुली। यानी कि जो राइट ब्रदर्स हैं उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने एक थॉट सोची कि उन्हें क्या करना चाहिए, एक ऐसा मेथड यूज करना चाहिए जो उनका जो शेप है, उन्हें लग रहा था कि उनका जो विंग का शेप है उन्हें थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, यानी कि ऐसा ग्लाइडर बनाना चाहिए जो सक्सेसफुली उड़ सके। किस लिए उन्होंने सोचा कि मुझे ना ये जो पंख हमने बनाए हैं अपने ग्लाइडर के, ये हमें चेंज करने चाहिए, इनमें कुछ चेंज करना चाहिए हमें, ताकि इसकी स्पीड भी हमारे कंट्रोल में रहे और सक्सेसफुली ये उड़ भी सके। ओवर द नेक्स्ट 3 ईयर, यानी आने वाले 3 सालों में, द राइट फ्लोन अनमैन्ड और विदाउट पायलट। अनमैन्ड मतलब बिना किसी व्यक्ति की हेल्प के या बिना किसी पायलट की मदद के, ठीक है। जो राइट जो थे उन्होंने बिना किसी व्यक्ति की मदद के और बिना किसी पायलट की हेल्प के उन्होंने जो वो था तुम्हारा ग्लाइडर, उसकी उड़ान भरी, यानी कि पहली बार उसको उड़ाया। दे रियलाइज्ड that a good control of the flying aircraft was the most difficult problem। जब उन्होंने वो उड़ाया तो उन्हें क्या रियलाइज हुआ, क्या महसूस हुआ कि उन्हें महसूस हुआ कि इस पर अच्छा कंट्रोल पाने के लिए हमें सबसे ज्यादा दिक्कत आएगी, यानी कि ताकि बैलेंस भी रहे, उड़ता भी रहे, इसको हमें अच्छे से उड़ाने के लिए सबसे ज्यादा इसका बैलेंस मेंटेन करना पड़ेगा हमें, ठीक है। बट दे वर नॉट अफेयर्ड ऑफ फेलियर, लेकिन वो इतने मेहनती थे कि वो ना कभी भी असफलता से डरते नहीं थे, ठीक है। फेलियर मतलब असफलता, ठीक है। अफेयर्ड का मतलब होता है डरना, यानी कि वो असफलता से डरते नहीं थे। आफ्टर अ सक्सेसफुल ग्लाइडर टेस्ट दे बुल्ट एंड टेस्टेड अ बिग फुल साइज ग्लाइडर, ए किटी हॉक इन इट्स विंड एंड सैंडी सॉइल हिल्स एंड रिमोट लोकेशन। यानी कि जब उन्होंने सक्सेसफुल टेस्ट ले लिया ग्लाइडर का, यानी कि वो सक्सेस हो गए कि हाँ अब वो अच्छे से उड़ पा रहा है, उसके बाद उन्होंने क्या किया, एक बड़ा टेस्ट लेने की सोची। कि उन्होंने जब छोटा टेस्ट लिया कि हाँ अब तो ये सक्सेसफुली उड़ रहा है, अब उन्होंने एक बड़ा टेस्ट के बारे में सोचा, ठीक है, जो कि किस पर था, फुल साइज ग्लाइडर पर था। और किस जगह पर था, किटी हॉक में था, ठीक है। एक जगह का नाम है ये किटी हॉक, उस जगह पर था जहां की जमीन कैसी थी, सैंडी सॉइल, यानी कि वहां पर रेत भी था, पहाड़ भी थे, और वहां पर रिमोट लोकेशन भी थी, यानी कि जो रिमोट से कंट्रोल कर सके वो उसको, ठीक है। ऐसी जहां पर उन्होंने उड़ाने का सोचा वो कौन सी स्थान था, किटी हॉक, ठीक है। इन 1900 यानी कि 1900 में है, they were successfully in flying a big 50-pound glider with a 17-foot wingspan at किटी हॉक अगेन, यानी कि दोबारा से उन्होंने कहाँ उड़ान भरने की कोशिश की, दोबारा से उन्होंने कहाँ उड़ान भरने का प्रयत्न किया, और कौन से सन में, सन 1900 में, यानी कि इन 1900 में, ठीक है। हॉक आगे यानी किटी हॉक में उन्होंने फिर से दोबारा से उड़ान भरी, ठीक है। कितने वेट की थी वो, 50 पाउंड की थी, और कितनी ऊंची उड़ान भरने के बारे में सोचा उन्होंने, 17 फुट, यानी कि 17 फुट ऊंची और 50 पाउंड भारी उड़ान उन्होंने दोबारा से कहाँ उड़ी, किटी हॉक्स में, ठीक है स्टूडेंट्स। बोथ एज अनमैन्ड एंड पायलट फ्लाइट, यानी कि जब वो उड़ान कैसी थी, ना तो उसमें कोई भी व्यक्ति था और ना ही उसमें कोई पायलट था, यानी कि वो बिना पायलट वाली थी और ना ही बिना व्यक्ति के फ्लाइट थी, ठीक है। उसमें कोई बैठा नहीं था, मतलब उसको सिर्फ रिमोट से उड़ाया जा रहा था, कहने का मतलब है। इनफैक्ट इट वॉज द फर्स्ट ग्लाइडर हैविंग अ पायलट, और ये एक ऐसी ग्लाइडर मतलब एक ऐसा विमान था, ग्लाइडर बोलते हैं एक ऐसा विमान जिसमें इंजन नहीं होता, ठीक है। यह एक ऐसा विमान था जो पहली बार बिना पायलट के उड़ाया गया था। दे डिसाइड टू बुल्ड अ बिगर एंड बेटर ग्लाइडर, ठीक है। जब वो अच्छे से उड़ गया, उन्हें लगा कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, तो उन्होंने क्या डिसाइड किया, एक बड़ा ग्लाइडर बनाने का उन्होंने सोचा, ठीक है। दे थ्रिल एंड एक्साइटमेंट कुड नॉट बी एक्सप्रेस इन वर्ड, यानी कि थ्रिल मतलब वो बहुत ज्यादा उत्सुक थे उस चीज को बनाने के लिए, और उनके एक्साइटमेंट बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे उस चीज को बनाने के लिए, ठीक है। वो अपने शब्दों में भी नहीं बयान कर सकते थे कि वो उन चीजों को बनाने के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड थे, ठीक है स्टूडेंट्स। अब नीचे का पैराग्राफ पढ़ते हैं हम कि नीचे इस स्टोरी में क्या हुआ था। अच्छा मुझे ये बताइए, एरोप्लेन देखना या फिर एरोप्लेन में बैठ के सवारी करना किस किस को पसंद है, ठीक है, मुझे बताइएगा जरूर कमेंट करके। इन 1901 यानी कि 1901 में द राइट ब्रदर्स फ्लो द बिगेस्ट ग्लाइडर इवन फ्लोन, यानी कि जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने सबसे बड़ा ग्लाइडर बनाया जो उड़ा, ठीक है। इट वेटेड 100 पाउंड
बट मैनी प्रॉब्लम्स ऑकर्ड, यानी कि उसका जो वेट था, जो सबसे बड़ा उन्होंने ग्लाइडर बनाया था, उसका वेट क्या था, 100 पाउंड था, ठीक है। बट मैनी प्रॉब्लम्स ऑकर्ड, लेकिन उनके जो सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही थी, ठीक है। देयर विंग्स कुड नॉट लिफ्टिंग लाइट इनफ एंड समटाइम्स द एरोप्लेन स्पाइंड आउट ऑफ कंट्रोल, यानी कि जो एरोप्लेन के जो विंग थे, यानी कि उसके जो पंख थे वो हल्के नहीं थे, वो जितना हल्का चाह रहे थे ना उनको बनाना, लाइट इनफ यानी कि उतने ज्यादा हल्के नहीं थे। और कुछ कुछ समय पर ऐसा हो रहा था, जो एरोप्लेन जो था वो कंट्रोल से बाहर हो जा रहा था, वो कंट्रोल में नहीं आ पा रहा था कुछ कुछ टाइम के लिए, ठीक है। They were extremely disappointed, but they soon overcame it, यानी कि उस टाइम पर वो थोड़े से ज्यादा दुखी हो गए, क्योंकि उन्होंने काफी सारी कोशिश कर ली थी उसको अच्छे से बनाने की, पर उन्होंने सोचा कि हम ये जो है ये सब दोबारा से जरूर करेंगे, हम वापस जरूर आएंगे। They love for adventure helped them move on, यानी कि उनके जो ये एडवेंचर जो थे इनके जो ये बार बार बनाते थे ग्लाइडर, है ना, उसके लिए जो भी ये करते थे वो उनको मूव ऑन कर देते थे, उसकी वजह से वो ज़्यादा डिप्रेस नहीं होते थे, वो ज़्यादा परेशान नहीं होते थे। लेटर बाद में दे डिसाइड टू बिल्ड अ न्यू एंड इम्प्रूव्ड ग्लाइडर विद अ टेल टू मेक इट स्टेबल एंड अ विंग स्पा ऑफ 32 फीट, यानी कि बाद में उन्होंने क्या डिसाइड किया, उन्होंने सोचा कि हम एक ऐसा ग्लाइडर बनाएंगे, जो उन्होंने क्या डिसाइड करा, एक नया ग्लाइडर बनाने का। उसमें क्या इंप्रूव करने के लिए सोचा इन्होंने कि अब हम एक उस ग्लाइडर में एक टेल भी बनाएंगे, यानी कि एरोप्लेन में जो बनाने के लिए वो सोच रहे थे उसमें एक टेल यानी कि एक पूंछ भी बनाएंगे। किस लिए, टू मेक इट सुटेबल, यानी कि ताकि वो स्टेबल रहे, ताकि वो स्टेबल रहे, हिले डुले नहीं, और वो एक ही स्थिति में रहे। विंग्स पर, और उसके जो विंग्स जो होंगे उनका जो वेट कितना होगा 30 एंड विंग्स पा, और वो उसकी जो उड़ान के लिए कह रहे हैं कि कितनी होगी इस बार उनकी उड़ान 32 फीट होगी। इन 1902 द राइट ब्रदर्स फ्लो द ग्लाइडर मैनी टाइम्स, यानी कि 1902 में जो राइट ब्रदर्स थे उन्होंने जो ग्लाइड को कई बार उड़ाया, ठीक है, मैनी टाइम्स उड़ाया। द मूवेबल टेल ऑफ देयर ग्लाइडर हेल्प टू बैलेंस देयर द क्राफ्ट, यानी कि वो जो ग्लाइडर जो था वो हेल्प, उसकी जो टेल बनाई थी उन्होंने वो इसलिए बनाई थी ताकि वो हेल्प कर सके उसको स्टेबल रहने के लिए, और उन्हें वो जो बनाई थी वो सक्सेसफुल रही, और वो अच्छे से मूव भी कर पा रहे थे उस टेल के साथ, और अच्छे से स्टेबल भी रह पा रहे थे, ठीक है। दे वर हैप्पी टू बी सक्सेसफुल, अब ये तो अच्छी बात है ना, कि वो खुश हो गए अपनी सक्सेस को देख के कि अब वो सक्सेस होने लगे हैं। उन्होंने कितने सारे अटेम्प्ट किए, कितने सारे प्रयास किए, बार बार वो फेल हुए, पर उन्होंने हार नहीं मानी, ठीक है। तो अब वो बहुत खुश हो गए हैं अपनी सक्सेस को देख के, ठीक है। नेक्स्ट दे डिसाइड टू बिल्ड अ मोटर पावर एयरक्राफ्ट, अब उन्होंने क्या डिसाइड किया, अब तक जो ग्लाइडर था हमारा उसमें तो कोई भी मोटर या फिर कोई भी इंजन नहीं थी, वो बिना इंजन का एरोप्लेन था। अब उन्होंने डिसाइड किया कि अब हम बनाएंगे एक मोटर पावर वाला एयरक्राफ्ट, यानी कि एक ऐसा एरोप्लेन बनाएंगे हम जिसमें मोटर हो, ठीक है। दे डिजाइन अ मोटर एंड अ न्यू एयरक्राफ्ट, अब उन्होंने एक मोटर का इन्वेंट किया, यानी कि एक मोटर का आविष्कार किया, और एक एरोप्लेन का, यानी कि ऐसे एरोप्लेन का जिसमें मोटर है। द एयरक्राफ्ट वेटेड 700 पाउंड, यानी कि अब जो उन्होंने एरोप्लेन बनाया मोटर वाला उसका वेट कितना था 700 पाउंड, यानी कि सबसे ज्यादा अब तक जो बनाया उन्होंने सबसे ज्यादा वेट था 700 पाउंड। एंड वॉज कॉल्ड द फ्लायर, और उसको वो क्या बोलते थे, उसका क्या नाम रखा उन्होंने, फ्लायर, उस एरोप्लेन का नाम रखा उन्होंने फ्लायर। द ब्रदर्स बुल्ड अ डाउन हिल ट्रैक टू लॉन्च द फ्लेयर, यानी कि वो जो भाई थे उन्होंने क्या करा, उन्होंने एक ऐसा रास्ता बनाया, एक डाउन हिल रास्ता बनाया, यानी कि एक झुकावदार रास्ता बनाया ताकि जो वो अपना फ्लायर को लॉन्च करे वो एक अच्छे से उड़ सके, ठीक है। दिस हेल्प द एयरक्राफ्ट टू गेन अ गुड एयर स्पीड टू फ्लाई, देखा जो मैंने भी बताया था, ये किस लिए बनाया था उन्होंने, ताकि ये हेल्प कर सके एक अच्छी स्पीड पाने में, वो जो एयरक्राफ्ट उन्होंने बनाया उसको एक अच्छी सी स्पीड मिल सके उससे, ठीक है। आफ्टर 2 attempts to fly the machine, one of which was almost a small crash, ठीक है, यानी कि आफ्टर 2 attempt, 2 अटेम्प्ट के बाद वो जो मशीन थी उसमें एक क्रैश हो गया,
ठीक है, एक छोटा सा क्रैश हो गया था उसमें, ठीक है। Wright took the flare to for a 12-second flight on 17 December 1903। यानी कि जो सेकंड फ्लाइट थी वो कितने टाइम के लिए चली, यानी उन्होंने 2 बार अटेम्प्ट किया था, 2 बार कोशिश की थी। पहली वाली जो थी उसमें थोड़ा सा क्रैश यानी कि थोड़ी सी प्रॉब्लम आ गई थी, और जो सेकंड टाइम की थी वो ऑरविल ने की थी, यानी कि वो जो कब की थी 12 सेकंड के लिए। उसका टाइम कितना था, यानी 12 सेकंड तक उन्होंने उड़ाई थी 17 दिसंबर को 1903 में, ठीक है। इट वॉज द फर्स्ट सक्सेसफुल पावर्ड फ्लाइट इन हिस्ट्री, यानी कि ये हिस्ट्री में सबसे ज्यादा सक्सेसफुल हुआ, ठीक है। इससे पहले कोई भी नहीं उड़ान उड़ी थी, यानी कि इससे पहले कोई भी हवाई जहाज या फिर वायुयान नहीं उड़ा था, ठीक है। तो ये हिस्ट्री बन गया था एक। इन 1904 द फ्लाइट लास्टेड मोर देन 5 मिनट। और अब क्या हुआ 1904 में, अब तक जो हमारी फ्लाइट थी वो यहाँ पर उड़ी थी, 1903 में हमारी फ्लाइट जो थी वो 12 सेकंड के लिए उड़ी थी, ठीक है। 1904 में क्या हुआ, हमारी जो फ्लाइट है 1904 में उड़ी कितने टाइम के लिए, 5 मिनट के लिए, ठीक है। 1904 में हमारी फ्लाइट जो थी वो 5 मिनट के लिए उड़ी। The flares was flown by विल्बर राइट, यानी कि अब वो जो उड़ान उड़ी थी वो किसने उड़ाया था, उसको उड़ाया था उन्होंने विल्बर राइट ने, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आपकी स्टोरी तो खत्म हो चुकी है। अब हम इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं एक बार, ताकि आपको अच्छे से ये चैप्टर और क्लियर हो जाए, क्योंकि वर्ड मीनिंग्स हमें इसलिए दिए होते हैं कि चैप्टर्स में कुछ कुछ डिफिकल्ट वर्ड दे रखे होते हैं, ठीक है, ताकि वो आसानी से हमें समझ आ जाए। ग्लाइडर का मतलब क्या होता है, कर्व्ड यानी कि मुड़ा हुआ या फिर झुकावदार बना हुआ, ठीक है। आर्च्ड का मतलब होता है ए लाइट एयरक्राफ्ट डिजाइन टू फ्लाई विदाउट यूजिंग एन इंजन, यानी कि एक ऐसा एयरक्राफ्ट होता है जो कि लाइट होता है, और वो कैसे डिजाइन किया जाता है, उड़ने के लिए बिना इंजन के। सोर्ड का मतलब होता है रोज हाई इन द एयर, यानी कि आसमान में ऊंचा उड़ना, ठीक है। सरफेस का मतलब होता है द आउटसाइड और अपर मोस्ट पार्ट ऑफ समथिंग, यानी कि बाहर की तरफ या फिर सबसे ऊपर पार्ट किसी भी चीज का। फ्लैप्ड का मतलब होता है मूव्ड विंग्स, यानी कि फ्लैप्ड मतलब फड़फड़ाना होता है एक तरीके से। अनमैन्ड का मतलब होता है नॉट हैविंग अ पायलट, यानी कि बिना किसी पायलट की मदद के। रिमोट फॉर अवे, यानी कि किसी चीज को दूर से कंट्रोल करना, ठीक है। जैसे हम रिमोट से टीवी को कंट्रोल करते हैं ना, चैनल बदलना किस तरह से, या फिर रिमोट गाड़ी भी होती है ना, उनको कंट्रोल करते हैं तो दूर से करते रहते हैं। तो फार अवे यानी कि दूर से किसी चीज को कंट्रोल करना। विंग स्पैन द मैक्सिमम एक्सटेंट अक्रॉस द विंग्स ऑफ एन एयरक्राफ्ट, यानी कि जो ज्यादातर एक्सटेंट होते हैं वो उड़ाए जाते जो है मेजर फ्रॉम टिप टू टिप, यानी कि टिप टू टिप से लेकर जो एयरक्राफ्ट उड़ाए जाते हैं, ठीक है। पायलट ऑपरेटेड बाय अ पायलट, यानी कि पायलट वो होता है, पायलटेड वो होता है कि किसी भी पायलट के थ्रू कुछ भी ऑपरेट किया जाना, ठीक है। स्पाइंड टर्न अराउंड एंड राउंड क्विकली, यानी कि जल्दी से घूमना या फिर मुड़ना। स्टेबल स्टेडी, यानी कि स्टेबल मतलब एक ही स्थान पर ठीक ठाक से एक ही अवस्था में रहना। डाउन हिल ट्रैक पाथ दैट लीड्स डाउन फ्रॉम द टॉप टू द हिल, यानी कि ऐसा पाथ जो नीचे से लेके ऊपर की तरफ को ग्लाइड बनाया जाता है, ठीक है। वो बताया था ना स्टोरी में, किसके लिए, ग्लाइडर के लिए, ताकि वो इजीली मूव कर सके और अच्छे से अपनी जो उड़ान है वो भर सके, ठीक है। सो स्टूडेंट, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। टुडे वी विल रीड अ वेरी इंटरेस्टिंग पोएम। द नेम ऑफ द पोएम इज ऑन द वाटर, यानी कि पानी के ऊपर, ठीक है। ये जो स्टोरी है ऐसी है जो पानी के ऊपर तैर रहे हैं, यानी कि एक नाव में पानी के ऊपर तैर रहे हैं हम, तो हम नेचर में क्या क्या देख रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर ये स्टोरी है। सो स्टार्ट करें। रीड द पोएम एंड फाइंड आउट व्हाट द पोएट टेल अस अबाउट अ नेचर, यानी कि इस पोएम में हम क्या पढ़ेंगे, जो पोइट हैं यानी कि जो कवि जो हैं वो हमें नेचर के बारे में बता रहे हैं, यानी कि प्रकृति के बारे में बता रहे हैं। ड्यूरिंग आ बोट राइड, यानी बोट राइड की नाव में जैसे हम तैर रहे हैं ना, यानी उसके दौरान हमें प्रकृति के बारे में बता रहे हैं कवि, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं आवर पोएम, ठीक है। इन आवर लिटिल बोट टू ग्लाइड
ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइड, यानी कि हमारी जो छोटी सी नाव है हम उसमें बैठकर तैर रहे हैं। ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइड, और पानी कैसा है, ब्लू कलर का है, और वाइड मतलब दूर दूर तक फैला हुआ, यानी कि काफी चौड़ा है, कह सकते हैं कि बहुत दूर दूर तक फैला हुआ है। ठीक है। वाइल द स्काई इज स्मूथ एंड ब्राइट What could give us more delight, यानी कि स्काई जो है यानी कि आसमान जो है वो स्मूथ है और ब्राइट है, यानी कि आसमान जो है वो भी एकदम साफ सुथरा है और चमक रहा है। What could give us more delight, यानी कि इससे अच्छा और हमें क्या चाहिए, ये मतलब इससे अच्छा हमारे मन को और क्या ही लगेगा। मौसम भी इतना अच्छा है, सब कुछ इतना अच्छा है, तो इससे अच्छा और क्या ही चाहिए हमें। ठीक है, एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। इन आवर लिटिल बोट टू ग्लाइड ऑन द वाटर ब्लू एंड वाइड, यानी कि हमारी जो छोटी बोट है हम उसमें बैठकर तैर रहे हैं। कैसे पानी के ऊपर, जो पानी जो है वो ब्लू कलर का है और काफी दूर दूर तक फैला हुआ है। While the sky is smooth and bright, what could give us more delight, यानी कि आसमान जो है वो एकदम साफ सुथरा है और चमक रहा है, तो इससे ज्यादा और हमें क्या चाहिए, या फिर इससे ज्यादा हमारे मन को और क्या ही अच्छा लगेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पैराग्राफ देख लेते हैं। सी द रिपल्स हाउ दे रन ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, रिपल्स मतलब पानी की लहरें, यानी कि पानी की लहरों को देखो वो किस तरह से रन कर रही हैं, यानी कि दौड़ रही हैं, आना जाना कर रही हैं ना। जब पानी कहीं समुद्र में या नदी में देखा होगा आपने बहता है तो उसकी लहरें आती जाती रहती हैं ना। तो ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, यानी कि और ऐसा लग रहा है कि सूर्य की चमक की वजह से वो चमक रही हैं, वो ट्विंकल कर रही हैं, यानी कि टिमटिमा रही हैं। ठीक है। While reflected we can see shadow of each hill and tree, यानी कि सन के रिफ्लेक्शन से क्या हो रहा है, एक रिफ्लेक्शन बन रहा है जब सन पड़ रहा है हमारे ऊपर, और पानी में एक रिफ्लेक्शन बन रहा है। ठीक है, रिफ्लेक्शन जैसे कि हम मिरर में अपने आप को देखते हैं ना, तो वहां पे हमारा रिफ्लेक्शन बन जाता है, तो वैसे ही रिफ्लेक्शन बनना है। और हम क्या देख रहे हैं, शेडो देख रहे हैं, किस किस की, हिल्स की और ट्रीज की, यानी कि पहाड़ों की और पेड़ पौधों की, हम वहां पर उसमें पानी में शेडो देख रहे हैं। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं इस पैराग्राफ को। सी द रिपल्स हाउ दे रन ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, रिपल्स मैंने अभी आप लोगों को बताया, रिपल्स का मतलब होता है लहरें, यानी कि पानी की लहरों को देखो वो किस तरह से आ जा रही हैं, ट्विंकलिंग ब्राइटली इन द सन, और वो सूर्य की चमक ऐसी पड़ रही है पानी में कि ऐसा लग रहा है जो लहरें जो हैं वो टिमटिमा रही हैं, बहुत चमक रही हैं, जगमगा रही हैं। While reflected we can see shadow of each hills and tree, यानी कि जब हम रिफ्लेक्शन देख रहे हैं तो हम क्या देख रहे हैं, अभी मैंने रिफ्लेक्शन का बताया ना कि हम हमारी इमेज सामने कहीं दिखाई देना, पानी में भी दिखाई देती है ना जब हम देखते हैं खुद को। ठीक है, और मिरर में भी दिखाई देती है। तो शेडो ऑफ ईच ऑफ हिल्स, तो किस किस की शेडो हमें दिखाई दे रही है, हिल्स यानी कि पहाड़ या फिर पर्वतों की, और ट्रीज की यानी पेड़ों की हमें वहां शेडो दिखाई दे रही है। ठीक है, नेक्स्ट स्टैंजा देख लेते हैं। See the lilies round and large floating near the reedy marge, यानी कि अब हमारी बात हो रही है, लिली मतलब एक फूल होता है, यानी कि लिली के फूल जो हैं वो बहुत दूर दूर तक फैले हुए हैं। मार्च का मतलब होता है किनारा, ठीक है, किनारा, और रिडी मतलब घास जो है वो किनारे किनारे फैली हुई है या फिर किनारे किनारे तैर रही है। फ्लोटिंग का मतलब होता है तैरना। ठीक है, where the bulrushes has its place and the heavy water maze, यानी कि बुलरशिश यहाँ पर एक प्लांट होता है, ठीक है, जिसकी पत्तियां जो होती हैं वो पतली पतली होती हैं। ठीक है, और एक यहाँ पर वाटर मेज जो है ये भी एक प्लांट होता है, जो दोनों कहाँ पर है, नदी के किनारे लगे हुए हैं, यानी कि जहाँ पर नदी के पास दलदल सी बन जाती है ना, कीचड़ बन जाती है, वहां पर ये दोनों प्लांट भी लगे हुए हैं। ठीक है, एक बार फिर से इस पैराग्राफ को पढ़ लेते हैं। See the lilies round and large floating near the reedy marge, यानी कि लिली के फूल जो हैं उनको देखो वो काफी दूर दूर तक फैले हुए हैं। फ्लोटिंग नियर द रिडी मार्ज, यानी कि घास जो है वो तैर रही है, यानी समुद्र या नदी जहां भी वो तैर रहे हैं उसके किनारे किनारे घास भी तैर रही है, यानी घास होती है ना नदी के किनारे। ठीक है, वेयर द बुलरशिस हैज इट्स प्लेस एंड द हैवी वाटर मेस, यानी कि मैंने अभी आपको बताया बुलरशिस और वाटर मेस एक प्लांट होते हैं, एक एक ये अलग होता है और ये अलग होता है, तो ये नदी के किनारे जहां पर दलदल होती है वहां पर लगे हुए हैं। सी द ग्रेट ग्रीन ड्रैगन फ्लाई एंड द शैलो स्कीमी बाय,
यानी कि ग्रेट ग्रीन, यानी कि इस सुंदर से महान ड्रैगन फ्लाई को देखो। ड्रैगन फ्लाई लाइक अ मॉस्क्यूटो, ठीक है, एक मॉस्क्यूटो की तरह होता है पर मॉस्क्यूटो से थोड़ा सा बड़ा होता है। यानी कि ड्रैगन फ्लाई को देखो जो कि एक ही स्थान पर उड़े जा रहा है, यानी कि पानी के जहां पर पानी है वहीं पर मंडराए जा रहा है, ठीक है। सी द फिशेस स्प्रिंग एंड ग्लीम इरा द स्प्लैश इनटू द स्ट्रीम, यानी कि अब मछलियों को भी देखो वो किस तरह से पानी के अंदर जगमगा रही हैं, यानी कि जैसे सूरज की किरणें पड़ रही हैं पानी पर, तो मछलियां भी ऐसी लग रही हैं कि पानी के अंदर जगमगा रही हों, ठीक है। एक बार फिर से हम इस पैराग्राफ को पढ़ें। See the great green dragonfly and the swallow skimmy by, यानी कि ग्रेट ग्रीन यानी कि हरे कलर के ड्रैगन फ्लाई को देखो वो किस तरह से एक ही जगह पर पानी के ऊपर एक ही जगह पर मंडरा रहा है। See the fishes spring and gleam era the splash into the stream, यानी कि मछलियों को देखो ऐसा लग रहा है सूरज के प्रकाश से मछलियां जो हैं पानी के अंदर वो भी तैरती हुई जगमगा रही हैं और वो पानी के अंदर इधर उधर घूम रही हैं, तैर रही हैं, ठीक है। अब लास्ट स्टैंजा देख लेते हैं स्टूडेंट्स अपना। सी द ब्राइट किंगफिशर टू डार्ट ग्लीम ऑफ ग्रीन ग्रेट एंड ब्लू, यानी किंगफिशर एक बर्ड होती है, ठीक है, जिसको हिंदी में हम नीलकंठ भी बोलते हैं, ठीक है। कि वो कह रहा है कि इस ब्राइट इस चमकीले किंगफिशर को भी देखो, ठीक है। डार्ट ग्लीम ऑफ ग्रेट एंड ब्लू, वो कैसा है, बहुत सुंदर है और ब्लू कलर का है, ठीक है। दीज आर ऑल राउंड आवर बोट ऑन द वाटर विच लिस्ट वी फ्लोट, यानी कि ये सभी जो हैं हम इनको नाव में बैठ के ये सभी हमारे चारों तरफ घूम रहे हैं हमारी नाव के और हम इनको पानी में बैठ के देख रहे हैं, तो हमारी इच्छा जो है बहुत अधिक हो रही है, मतलब इनको देख देख के हम बहुत प्रसन्न हो रहे हैं नदी में तैरते हुए, ठीक है। एक बार फिर से इस पैराग्राफ को अच्छे से पढ़ लेते हैं। सी द ब्राइट किंगफिशर टू डार्ट ग्लीम और ग्रेट एंड ब्लू, यानी कि किंगफिशर अभी मैंने आप लोगों को बताया एक बर्ड होती है जो कि ब्लू कलर की होती है जिसको हिंदी में नीलकंठ बोलते हैं, ठीक है। उसको देखो वो कितना चमक रहा है। डार्ट ग्लीम ग्रेट एंड ब्लू, वो कैसे कलर का है, ब्लू कलर का है। दीज आर ऑल अराउंड आवर बोट, ये सभी जो हैं हमारी बोट के आसपास है, यानी कि चारों तरफ है हमारी बोट के। ऑन द वाटर विच लिस्ट वी फ्लोट, और हम पानी के ऊपर जो है हम पानी के ऊपर तैर रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। अब इस चैप्टर के वर्ड मीनिंग्स भी हम एक बार पढ़ लेते हैं। इस चैप्टर में हमारे बहुत सारे वर्ड मीनिंग्स दिए हुए हैं, ठीक है, अच्छे से इनको पढ़ेंगे हम। ग्लाइड का मतलब क्या होता है, टू मूव स्मूथली एंड क्वाइटली, यानी कि स्मूथली बिना किसी रुकावट के और जल्दी से मूव करना, ठीक है। डिलाइट का मतलब होता है जॉय, यानी कि इंजॉय करना या प्रसन्न होना। ए फीलिंग ऑफ ग्रेट प्लेजर, यानी कि एक फीलिंग ऐसी जिसमें हम बहुत खुश हैं किसी चीज को लेकर, बहुत अच्छा लगना। रिपल का मतलब होता है स्मॉल वेव्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर इन लेक। रिपल से मैंने अभी बताया था ना आपको, पानी की यानी कि लहरें, ठीक है। रिफ्लेक्टेड शो इन द वाटर, यानी कि रिफ्लेक्टेड मतलब होता है कि हमारा कुछ भी ऐसा चीज जो पानी में दिखाई दे रहा है वो रियल में भी है और पानी में दिखाई दे रहा है। लिलीज प्लांट विद लार्ज एंड ऑफ्टन वाइट फ्लावर, यानी कि एक बड़ा प्लांट होता है जिस पर वाइट कलर के फ्लावर्स होते हैं। रिडी फुल ऑफ लॉन्ग थिन ग्रास कॉल्ड रिडी, यानी कि फुल ऑफ लॉन्ग यानी कि लंबी और पतली पतली घास होती है, ठीक है। मार्ज एज बॉर्डर, यानी कि किसी भी चीज का कोना या फिर बॉर्डर, ठीक है। जैसे नदी में होते हैं ना, दो बॉर्डर बने हुए होते हैं साइड साइड में, बीच में पानी होता है, ठीक है। बुलरशिस अ टॉल प्लांट विद लॉन्ग नैरो लीव्स दैट ग्रो नियर वाटर, यानी कि एक लंबा प्लांट जिसकी जो लीव्स होती हैं वो नैरो होती हैं, ठीक है। वो कहाँ ग्रो करता है, पानी के आसपास ही ग्रो करता है वो। वाटर मेस ए प्लांट दैट ग्रो नियर वाटर, यानी कि वाटर मेस भी एक ऐसा प्लांट होता है जो पानी के आसपास ही ग्रो करता है। ड्रैगन फ्लाई एन इंसेक्ट विद अ लॉन्ग थिन बॉडी एंड टू पेयर ऑफ ट्रांसपेरेंट विंग, यानी कि एक ऐसा इंसेक्ट होता है जिसकी लंबी तो बॉडी होती है और उसके टू पेयर ऑफ विंग होते हैं, ठीक है। जो उसके विंग्स का कलर नहीं होता वो ट्रांसपेरेंट होते हैं, ठीक है। swallow a small bird with long pointed wings और and a tail without 2 points, यानी कि एक ऐसा बर्ड होता है जिसकी लॉन्ग पॉइंटेड विंग होती है, यानी कि चोंच होती है, ठीक है, और टेल होती है विद 2 पॉइंट्स, और उसकी जो टेल जो होती है वो दो तरीके से 2 पॉइंट बने हुए होते हैं उसमें, ठीक है। स्किमिंग मूविंग क्विकली अलोंग द सरफेस ऑफ द वाटर जस्ट अबाउट इट,
यानी कि जल्दी जल्दी पानी में तैरते रहना। ग्लीम टू शाइन यानी चमकना। एरा बिफोर यानी पहले। किंगफिशर ए बर्ड विद अ लॉन्ग बीक एंड लिव्स नियर वाटर एंड कैचेस फिशेस, यानी कि एक ऐसा बर्ड मैंने आपको बताया जिसको नीलकंठ बोलते हैं, वो फिशेस को कैच करता है यानी फिश खाता है, फिश को पकड़ता है और वो पानी के आसपास ही तैरता रहता है, ठीक है, और उसकी चोंच जो होती है वो लंबी होती है। डार्ट टू मूव सडनली एंड क्विकली, यानी अचानक से और जल्दी जल्दी मूव करना। विश लिस्ट वाइल यानी उसके किसी भी चीज के दौरान, ठीक है। सो स्टूडेंट्स, आई होप कि ये जो पोयम है आपको अच्छे से क्लियर हो गई होगी, ठीक है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।